देखना लाइव आया क्या? आ गया ना? थोड़ा चेक करो। आ गया ना? आवाज आ गई? देखो नोट्स हैं आपके पास ऑलरेडी, है ना? सेम ही तो है, और क्वेश्चन ही चेंज करने, कुछ टॉपिक होंगे तो उनको ऐड करते चलना। ठीक है, देखिए भाई, कल हमने आपको बताया था कॉन्वेक्स सेट, कॉन्वेक्स सेट, और कॉन्वेक्स सेट के अंदर हमने काफी प्रॉपर्टीज आपको बता दी थी। ठीक है, और कॉन्वेक्स सेट में हमने कल आपको बताया था, थोड़ा सा रिवाइज कर देता हूं आपको। कोई भी समष्टि है, समष्टि यानी कि स्पेस, और स्पेस जो है वो 2D में हो सकता है और 3D में हो सकता है, या 4 डायमेंशन में हो सकता है। भाई स्पेस है, 1 डायमेंशन हो सकता है, एक विमीय, 2 डायमेंशन हो सकता है, द्विविमीय, 3 डायमेंशन हो सकता है, 3 विमीय, और 4 डायमेंशन हो सकता है, 4 विमीय या 5 विमीय, कितनी भी डायमेंशन हो सकता है। अब जैसे कि ये n डायमेंशन है, अब ये समष्टि जो है वो कितने डायमेंशन है, r की पावर n या e की पावर n, यानी कि इसमें कितनी रियल नंबर आ रही हैं, n रियल नंबर आ रही है। ठीक है, इसका कोई समुच्चय लिया है आपने क्या, s, और क्या कहलाता है, कॉन्वेक्स। कोई भी उपसमुच्चय s क्या कहलाता है, अमुख या फिर कॉन्वेक्स सेट कहलाता है। कब, यदि s के किन्हीं दो बिंदुओं को मिलाने वाला रेखाखंड, यदि s के किन्हीं दो बिंदुओं को मिलाने वाला लाइन सेगमेंट या रेखाखंड पूर्णतः किसमें विद्यमान हो, s में विद्यमान हो। यदि s के किन्हीं दो बिंदुओं को मिलाने वाला रेखाखंड पूर्णतः किसमें विद्यमान हो, s में विद्यमान हो। और फिर मैंने गणितीय परिभाषा बताई थी आपको, समुच्चय s आपका कैसा कहलाता है, अवमुख कहलाता है। यदि x1 और x2 दो किसके एलिमेंट लिए आपने, s के, x1 भी किसका एलिमेंट है, s का, और x2 भी किसका एलिमेंट है, s का। यदि x1 और x2 दो s के एलिमेंट लेते हो तो इन दोनों पॉइंटों को मिलाने वाले रेखाखंड पर एक तीसरा पॉइंट बनाया जाता है, कौन सा, x3। x3 बराबर होता है लैम्बडा x1 प्लस 1 माइनस लैम्बडा x2, और लैम्बडा की जो वैल्यू होती है वो किससे किसके बीच में होती है, 0 से 1 के बीच में। यदि ये जो x3 है, ये x3 भी किसमें विद्यमान हो, s में विद्यमान हो, तो ये समुच्चय होता है वो आपका कैसा कहलाता है, अवमुख कहलाता है। कैसा कहलाता है, अवमुख। ठीक है, जैसे कि कल मैंने एग्जांपल बताए थे, एक सेट था, ये जो डॉटेड वाले पॉइंट दिखाई दे रहे हैं, इसमें मैंने एक पॉइंट लिया कौन सा, x1, और दूसरा पॉइंट कौन सा लिया, x2, और इसमें एक तीसरा पॉइंट लिया मैंने कौन सा, x3। अब बताओ इस रेखाखंड पर एक तीसरा पॉइंट है x3, क्या सेट में विद्यमान है क्या, नहीं है, तो ये अवमुख नहीं है। अब ये वाला पॉइंट लिया था, यहाँ पर हमने एक पॉइंट लिया था x1, दूसरा पॉइंट कौन सा लिया था बोलो, x2, इन दोनों पॉइंटों को मिलाने वाला एक रेखाखंड बनाया, इस पे एक तीसरा पॉइंट लिया कौन सा, x3। क्या x3 इस सेट में विद्यमान है क्या, तो ये भी आपका अवमुख नहीं है। फिर हमने लिया था केवल इस सर्किल के बाउंड्री पॉइंट्स, कैसे पॉइंट थे, बाउंड्री पॉइंट थे। अब दो बाउंड्री पॉइंट लो, एक बाउंड्री पॉइंट यहाँ लिया, एक बाउंड्री पॉइंट यहाँ लिया, इन दोनों को मिलाने वाला रेखाखंड लिया, इस रेखाखंड पर एक तीसरा पॉइंट लिया कौन सा, x3। क्या x3 सेट में है क्या, नहीं है, तो ये भी अवमुख नहीं है। लेकिन ये होती डिस्क, क्या होती, डिस्क, जैसे डॉटेड डिस्क दिखाई दे रही है, यहाँ पॉइंट लिया आपने x1, यहाँ पॉइंट लिया आपने x2, और इस पर एक तीसरा पॉइंट लिया कौन सा, x3। बोलो इस सेट में विद्यमान है कि नहीं है ना। कोई भी रेखाखंड लो, और रेखाखंड पर जो भी तीसरा पॉइंट आप ले रहे हो वो किस में विद्यमान होना चाहिए, सेट में ही विद्यमान होना चाहिए। अगर सेट में विद्यमान होता है तो वह समुच्चय जो है आपका कैसा कहलाता है, अवमुख कहलाता है। तो ये वाला जो समुच्चय है वो आपका कैसा समुच्चय है बोलो, अवमुख समुच्चय है, यानी कि कॉन्वेक्स सेट है। ये जो समुच्चय है वो कैसा समुच्चय है बोलो, अवमुख समुच्चय, या फिर कैसा सेट है बोलो, कॉन्वेक्स सेट है। ये कल मैं पढ़ा चुका था। ठीक है, इसके बाद मैंने कल एग्जाम्पल बताए थे
कि जैसे कि लेस देन इक्वल, कल मैंने बताया था कि ये जो इक्वेशन है वो किसकी इक्वेशन होती है, सर्किल की, ठीक है भाई। और वृत्त की समीकरण मैंने आपको बताई थी कि x माइनस ए का होल स्क्वायर और y माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर कितना था, आर स्क्वायर। अब वृत्त के जो केंद्र होते हैं, सेंटर पॉइंट क्या होते हैं बोलो, और त्रिज्या कितनी होती है बोलो, त्रिज्या कितनी होती है, आर। केंद्र होते हैं आपके ए बी और त्रिज्या कितनी होती है बोलो, आर होती है। अब ये पूछा गया था निम्न में से अमुक समुच्चय है। अब ये जो इक्वेशन है वो वृत्त की इक्वेशन है, लेकिन लेस देन इक्वल लगा हुआ है, तो रेडियस का मान एक तो है ही, एक से छोटा भी हो सकता है। तो देखिए इक्वेशन की सर्किल है x माइनस 0 का स्क्वायर, इसे क्या लिख सकते हो, y माइनस 0 का स्क्वायर, लेस देन इक्वल इसे क्या लिख सकते हो, 1 का स्क्वायर। इसका सेंटर पॉइंट कितना था बोलो, 0 0। इसका सेंटर पॉइंट था आपका 0 0, सेंटर पॉइंट क्या था, 0 0। अब लेस देन इक्वल है तो 1 रेडियस और 1 रेडियस से कम भी रेडियस हो सकती है। रेडियस कहां तक जा सकती है सर्किल की, 0 तक, ठीक है भाई। यानी कि इसका जो रीजन होगा, इसका अंदर वाला पॉइंट आ जाता है। तो देखो इसके अंदर वाला क्षेत्र आ जाएगा, ये पूरा की पूरा इसका क्या हो जाएगा बोलो, रीजन हो जाता है, क्षेत्र हो जाता है। अभी पूरा की पूरा इसका क्षेत्र हो जाता है, तो इसमें कोई भी दो पॉइंट लीजिए, एक x1 लिया और एक कौन सा लिया, x2 लिया। इन दोनों पॉइंटों को मिलाने वाला रेखाखंड बनाया। इस रेखाखंड पर एक तीसरा पॉइंट लिया x3। बोलो सेट में है या नहीं है, तो ये कैसा समुच्चय हो जाएगा, अम्मुख हो जाएगा। ये कैसा सेट है, अम्मुख है। ये कल में पढ़ा चुका था आपको, ठीक है। तो ये वाला था, ये अम्मुख नहीं है। ये भी किसका समीकरण है, वृत्त का, लेकिन बराबर लगा हुआ है, इक्वल लगा हुआ है। जब इक्वल लगा हुआ है तो कौन से पॉइंट आएंगे, केवल और केवल बाउंड्री पॉइंट आएंगे। इक्वल लगा हुआ है तो केवल और केवल बाउंड्री पॉइंट आएंगे। जैसे कि कल मैंने बताया था, ये जो हमारे हाथ में है ये क्या है, केवल सर्किल की इक्वेशन का समीकरण मान सकते हो या सर्किल मान सकते हो। ये डिस्क नहीं है, क्योंकि इसके अंदर कोई भी पॉइंट नहीं है। तो इसमें दो पॉइंट लिए, एक यहाँ मिलाया, और इस पे एक तीसरा पॉइंट बनाया x3। वो सेट में विद्यमान है क्या, नहीं है, तो ये अमुक नहीं है। हाँ जी, ये वाला भी अमुक नहीं था, क्योंकि ये वृत्त है, लेकिन एक से बड़ी रेडियस वाले सर्किल आ सकते हैं। तो देखिए इसका जो क्षेत्र जाएगा वो कहाँ जाएगा बोलो, बाहर चला जाता है। अब बाहर चला जाता है तो इसमें कोई भी दो पॉइंट लीजिए, दो पॉइंट, एक x1 लिया और एक कौन सा लिया, x2 लिया। इन दोनों पॉइंटों को मिलाने वाला रेखाखंड बनाया। इस रेखाखंड पर तीसरा पॉइंट कौन सा, x3, जो कि इस सेट में विद्यमान है क्या, नहीं है, तो ये अमुख भी नहीं है। अब ये वाला बताया था, ये किसकी इक्वेशन है बोलो, सर्किल की, जिसका सेंटर पॉइंट a और a है और रेडियस कितनी है, √7, ठीक है। तो ये भी बराबर लगा हुआ है, और बराबर लगा हुआ है तो केवल कौन से पॉइंट आते हैं, बाउंड्री पॉइंट आते हैं। और बाउंड्री पॉइंट आते हैं तो ये भी आपका कैसा नहीं है बोलो, अवमुख समुच्चय नहीं है। तो ये समुच्चय भी आपका कैसा समुच्चय नहीं है, अवमुख समुच्चय नहीं है। यहाँ तक कल मैं आपको पढ़ा चुका था, सीट आप सभी के पास है, ठीक है। अब देखो ये भी किसकी इक्वेशन थी, सर्किल की, सर्किल की है या नहीं है। एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर के गुणांक कैसे होने चाहिए, समान होने चाहिए। यहाँ पर कैसे दे रखे हैं, समान दे रखे हैं, ठीक है भाई। अब जब इक्वेशन ऑफ सर्किल लिखते हो ना, जैसे कि ये लिखा हुआ है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, एक्स के गुणांक का आधा 1/2। भाई एक्स का गुणांक कितना है, 1 है, उसका आधा करो 1/2। अब 1/2 का स्क्वायर जोड़ दो और 1/2 का स्क्वायर घटा दो, तो ये आपका हो जाएगा, ये तो आपका एक्स है ही है, तो इसमें कितना जोड़ दिया, 1/4 जोड़ दिया, और 1/4 आपने माइनस कर दिया। ऐसे ही वाई के गुणांक का आधा कितना होगा, 1/2। अब 1/2 यानी कि इसके गुणांक को भी फिर से क्या कर देंगे, जोड़ देंगे और घटा देंगे। तो यहाँ से हमने क्या किया, फिर से y में हमने कितना जोड़ दिया, 1/4 जोड़ दिया, और 1/4 फिर से क्या कर दिया, घटा दिया। तो यानी कि माइनस का 1/4 और ये माइनस का कितना होता है 1/4, इक्वल टू कितना था, 0, ठीक है भाई। अभी किसका होल स्क्वायर हो गया, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस के 2ab, a स्क्वायर प्लस के बी स्क्वायर प्लस के 2ab। तो ये किसका होल स्क्वायर हो गया बोलो, x प्लस 1/2 का होल स्क्वायर।
ऐसे ये हो जाएगा y प्लस 1/2 का होल स्क्वायर। ठीक है, ये माइनस का 1/4 और माइनस का 1/4 माइनस के 2/4 यानी कि माइनस का 1/2 और उधर की साइड ले जाएंगे तो कितना हो जाएगा बोलो, प्लस का 1/2। बन गई इक्वेशन किसकी, सर्कल की, x माइनस ए का स्क्वायर y माइनस बी का स्क्वायर बराबर आर स्क्वायर। सेंटर पॉइंट कितने होंगे, माइनस का 1/2 माइनस का 1/2 और रेडियस कितनी हो जाएगी 1/√2 1/√2। अब लेकिन क्या लगा हुआ है, बराबर लगा हुआ है। क्या लगा हुआ है, बराबर। तो केवल सर्कल के कौन से पॉइंट आएंगे, बाउंड्री पॉइंट आते हैं। तो सर्कल के केवल और केवल कौन से पॉइंट आएंगे, इसमें बाउंड्री पॉइंट आते हैं। तो इसमें सर्कल के केवल और केवल आपके कौन से पॉइंट आएंगे, बाउंड्री पॉइंट आएंगे। जब सर्कल के केवल और केवल बाउंड्री पॉइंट आते हैं, एक पॉइंट यहाँ लिया और दूसरा पॉइंट हमने यहाँ लिया, इस पे एक तीसरा पॉइंट बनाया x3। क्या x3 इस सेट में विद्यमान है क्या, यहाँ पर केवल कौन से पॉइंट आ रहे हैं, बाउंड्री पॉइंट आ रहे हैं। और बाउंड्री पॉइंट आने के कारण ये जो समुच्चय है वो आपका कैसा नहीं है, बोलो अम्मुख नहीं है। ये वाला कैसा नहीं है, अम्मुख नहीं है। अब देखो ये भी वही इक्वेशन थी ऊपर वाली, लेकिन यहाँ क्या लग गया, लेस देन इक्वल, यानी कि अब ये बन जाएगी डिस्क। क्या बन जाएगी बोलो, डिस्क y प्लस 1/2 का होल स्क्वायर लेस देन इक्वल 1/2। अब ये बन जाएगी डिस्क, और डिस्क बनते ही क्या बन जाएगा, अम्मुख। क्या बन जाएगा, अम्मुख, यानी कि कॉन्वेक्स सेट बन जाता है। ये कैसा सेट बन जाएगा बोलो, अम्मुख समुच्चय, या फिर कैसा सेट बन जाता है, कॉन्वेक्स सेट बन जाता है। ठीक है भाई, ये क्या था, एक कोसेंट्रिक सर्किल थे। एक सर्किल तो ये ले सकते हो और एक ये वाला ले सकते हो। पहले वाले की रेडियस तो 1 है और दूसरे वाले की रेडियस √2 है। तो यानी इन्होंने कहा कि एक रेडियस से बड़ा वाला सर्कल चाहिए और एक √2 रेडियस से छोटा वाला सर्कल चाहिए। तो इन दोनों के बीच का क्षेत्र आएगा, ये एक रेडियस हो गई और ये √2 रेडियस हो गई। ये हमारे पास वृत्त हो गया। ये कह रहा है कि इससे बड़ा चाहिए और ये कह रहा है कि इससे छोटा चाहिए। तो दोनों का उभयनिष्ठ क्षेत्र कौन सा हो गया, ये वाला हो गया जो दिखाई दे रहा है। अब इसमें कोई भी दो पॉइंट लीजिए, एक x1 लिया और एक कौन सा लिया, x2। मिलाने वाला रेखाखंड बनाओ। इस पे एक तीसरा पॉइंट है x3। क्या सेट में विद्यमान है क्या, जब सेट में विद्यमान नहीं है तो ये क्या नहीं है बोलो, अम्मुख नहीं है। तो ये भी आपका क्या नहीं है बोलो, अम्मुख नहीं है। कोई समस्या। अब ये बोलो, फिर मैंने आपको कल बताया था x² / a² प्लस y² / b²। हाँ जी, x² / a² y² / b² बराबर में 1। अगर दोनों चिन्ह प्लस के होते हैं तो किसकी इक्वेशन होती है, दीर्घवृत्त की, इलिप्स की, इक्वेशन ऑफ इलिप्स। ठीक है, यहां से अगर हम चर्चा करें तो इसे लिख सकते हो x² / 5 और इसे लिख सकते हो y² 5/2 बराबर में कितना हो गया, 1 हो गया। अब ये जो इक्वेशन है वो भी दीर्घवृत्त की है और दीर्घवृत्त की है, लेकिन क्या लगा हुआ है, बराबर लगा हुआ है, इक्वल लगा हुआ है। इक्वल लगा हुआ है तो कौन से पॉइंट आएंगे बोलो, इसमें जो पॉइंट आएंगे वो कौन से पॉइंट आते हैं बोलो, बाउंड्री पॉइंट आते हैं। अब कोई भी दो बाउंड्री पॉइंट लो, कोई भी दो बाउंड्री पॉइंट, एक तो x1 लिया और एक कौन सा लिया, x2। मिलाओ, रेखाखंड बनाओ, इस रेखाखंड पर एक तीसरा पॉइंट लो x3। क्या सेट में विद्यमान है क्या, नहीं है। तो ये भी क्या नहीं है बोलो, अम्मुख नहीं है। तो हमेशा लेस देन इक्वल वाला ही अम्मुख होता है मोस्टली, ज्यादातर केस के अंदर। ठीक है भाई, तो ये भी कैसा नहीं है बोलो, अम्मुख नहीं है। लिख लिए सभी ने, किसमें, अब अगर दो नहीं है तो एक को एक से ही मिलाना पड़ेगा। एक है तो एक पॉइंट का होगा तो वो तो हमेशा अम्मुख होगा ही होगा। भाई किसी सेट में अगर एक ही पॉइंट है उसको किससे मिलाऊं, उसको उसी से मिलाना पड़ेगा। जो उनको मिलाओगे उसको उसी से मिलाओगे तो तीसरा पॉइंट भी वही बनेगा, वह उस सेट में है ही ऑलरेडी। एटलीस्ट 1 एलिमेंट होना चाहिए। भाई एक पॉइंट का कोई भी समुच्चय ले रहे हो तो वो डेफिनेटली क्या बनेगा, कॉन्वेक्स बनेगा। क्या बनेगा, कॉन्वेक्स बनेगा। ये कैसा है, अम्मुख नहीं है। ये कल में करा चुका था सभी की सभी, है ना। ये किसका समीकरण है, वृत्त का। लेस देन इक्वल 5 लगा हुआ है तो डिस्क बनेगी।
भाई क्या बनेगी, डिस्क बनेगी। डिस्क बनेगी तो ये भी क्या है बोलो, अम्बक है। ये क्या है, दीर्घवृत्त है। क्या है बोलो, ये दीर्घवृत्त। लेकिन ग्रेटर देन इक्वल लगा हुआ है तो दीर्घवृत्त से बाहर वाला रीजन, और दीर्घवृत्त से बाहर वाला रीजन तो ये आपका अम्बक नहीं है। ठीक है, फिर ये हमने बताया था आपको दीर्घवृत्त था, केवल क्या लगा हुआ है, बराबर, बराबर लगा हुआ है तो अम्बक नहीं है। यहां से बात करें तो ये किसका समीकरण है, गोले का। अब गोला है यानी कि गोले जैसी जड़ कोऑर्डिनेट और बढ़ जाता है आपका गोले के समीकरण में। गोले का समीकरण होता है आपका x माइनस ए का स्क्वायर, वाई माइनस वी का स्क्वायर, जेड माइनस सी का स्क्वायर, और बराबर में कितना है बोलो, आर स्क्वायर। अब इसे क्या लिख सकते हो, x माइनस जीरो का स्क्वायर, ये किसका होल स्क्वायर होगा बोलो, x माइनस जीरो का स्क्वायर, वाई माइनस जीरो का स्क्वायर, जेड माइनस जीरो का स्क्वायर, और बराबर में कितना होगा बोलो, अंडर रूट 5 का स्क्वायर। कोई समस्या। अब ये किसके समीकरण को रिप्रेजेंट कर रहा है, गोले को। अब चूंकि बराबर लगा हुआ है, बराबर लगा हुआ है तो केवल और केवल आएगी गोले की सरफेस, यानी कि केवल और केवल गोले का पृष्ठ आएगा। केवल और केवल क्या आएगा, गोले का पृष्ठ, यानी गोला होगा खोखला गोला। अब खोखला गोला ले रहे हो, उसमें कोई दो पॉइंट लो, उनको मिलाने वाला रेखाखंड बनाओ, तो गोले के अंदर से भी गुजरेंगे काफी पॉइंट, जो कि इस सेट में विद्यमान है ही नहीं। तो गोला कैसा है, खोखला। अगर लेस देन इक्वल लग जाता तो गोला कैसा बन जाता, आपका ठोस बन जाता, सॉलिड स्फीयर बन जाता, और सॉलिड स्फीयर हो जाता तो उस केस के अंदर आपका कैसा हो जाता, कॉन्वेक्स। जैसे कल मैंने बताया था, ये जो रूम है वो खाली है। अब एक पॉइंट यहाँ ले लो, एक पॉइंट उस दीवार पे ले लो, मिलाओ रेखाखंड। अब इस रेखाखंड पे जो तीसरा पॉइंट है, क्या इन दीवारों पर प्रेजेंट है क्या, नहीं। अगर इस दीवारों के स्थान पर हम ब्रिक्स ले लेते, एक ईंट ले लेते, अब ईंट पर तो कोई भी दो पॉइंट लो, कहीं से भी गुजारो, तो भीतर ईंट के अंदर जितने भी पॉइंट हैं वो ऑलरेडी सेट के एलिमेंट माने जाएंगे। तो देखिए ये जो है वो कैसा गोला था, खोखला गोला था। कैसा गोला था, खोखला गोला था, या फिर कह सकते थे होलो स्फीयर था। इस कारण ये क्या नहीं है, अम्मुक नहीं है, ये लिखा हुआ है। क्या नहीं है बोलो, अम्मुक नहीं है। यहां तक मैंने कल पढ़ा दिया था। ठीक है, इसके बाद ये क्या है बोलो, गोला ही है, लेकिन लेस देन इक्वल लग गया। क्या लग गया, लेस देन इक्वल। तो ये जो स्फीयर है वो कैसा बन जाएगा, सॉलिड स्फीयर बन जाएगा। कैसा गोला बन जाएगा, ठोस गोला बन जाएगा। अब ठोस गोला तो आप जानते हो अंदर से भी ठोस होगा। अब कोई भी दो पॉइंट अंदर से गुजार दो, कोई भी रेखाखंड गुजार दो, तो रेखाखंड उसी में समाहित हो जाएगा, तो ये क्या बन जाता है बोलो, अम्मुख। अब देखो ग्रेटर देन इक्वल, तो जैसे कभी देखा होगा आइसक्रीम वाला जब आइसक्रीम निकालता है तो आइसक्रीम तो निकल गई, निकलने के बाद जो एक गोलाई में एक आइसक्रीम निकलती है, निकलने के बाद जो उस डिब्बे के अंदर जो शेप बनी रह गई वो गोले से बाहर वाला हिस्सा रह गया। क्या रह गया, गोले से बाहर वाला। तो जब गोले से बाहर वाला हिस्सा रह जाता है, आपने देखा होगा, हाँ, जैसे यहाँ से ये वाला हिस्सा बाहर रह जाता है, ये निकल चुका है। ठीक है, या फिर पूरा गोला निकालना चाहो तो यहाँ से पूरा गोला निकल चुका है। ठीक है, अब निकलने के बाद ये बाहर वाला हिस्सा बचा है। अब ये बाहर वाला हिस्सा बचा है ना, देखो अब ये वाला हिस्सा बचा है, ये वाला। तो आइसक्रीम के डिब्बे में केवल इतनी आइसक्रीम बची है, बाहर निकल चुकी है। अब बताओ, ये x1 लिया और ये क्या लिया, x2। अब इन दोनों को मिलाओ, ये क्या आ गया, x3। क्या x3 इस सेट में विद्यमान है क्या, नहीं है। तो इस कारण ये कैसा नहीं है बोलो, अम्मुख नहीं है, लेस देन वाला अम्मुख था। अब 3D में जैसे कि यहाँ 2z² कराया था मैंने कल आपको, है ना। अगर x² y² और z² के गुणांक समान ना हो, x² y² z² के गुणांक कैसे ना हो, समान ना हो, और तीनों चिन्ह प्लस के हो, तो ये दीर्घवृत्त को निरूपित करता है, एलिप्सॉइड। कल बताया था किसको, एलिप्सॉइड को। अब एलिप्सॉइड को निरूपित करता है, तो इस केस के अंदर यानी कि लेस देन इक्वल है, तो एलिप्सॉइड तो है, लेकिन कैसा एलिप्सॉइड बनेगा, ये ठोस। कैसा बनेगा बोलो, ठोस, क्योंकि लेस देन इक्वल आ गया।
दीर्घवृत्त, ये एक्स अक्ष, ये कौन सी अक्ष, वाई अक्ष, और ये कौन सी अक्ष, जेड अक्ष। अब इसके किन्हीं दो बिंदुओं को मिलाने वाला रेखाखंड बनाओगे तो इसी में समाहित होगा, इस कारण ये कैसा है बोलो, अम्मुख है। ये सॉलिड इलिप्सॉइड है, सॉलिड इलिप्सॉइड है, और सॉलिड इलिप्सॉइड होने के कारण ये कैसा समुच्चय बोलो, अम्मुख समुच्चय। कैसा समुच्चय बोलो, अम्मुख समुच्चय। बोलो कोई समस्या, बढ़े आगे। जहां तक मैं कल पढ़ा चुका था आपको। हाँ जी, ये भी किसका समीकरण है बोलो, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर, तीनों चिन्ह प्लस के, लेकिन ये गुणांक अलग है। तीर बता जा, लेकिन क्या लगा हुआ है, इक्वल। तो अब अंदर वाले पॉइंट नहीं आएंगे, तो केवल बाउंड्री वाले पॉइंट आएंगे। तो ये जो है वो कैसा हो गया बोलो, यानी कि होलो इलिप्सॉइड हो गया। इस कारण ये अम्मुख होगा कि नहीं होगा, इस कारण ये जो है वो कैसा नहीं होगा बोलो, आपका अम्मुख नहीं है। अजी ये दीर्घवृत्तज है, लेकिन गिरदन इक्वल हो गया, तो दीर्घवृत्त से बाहर वाला हिस्सा हो जाएगा। ये कहां होगा बोलो, दीर्घवृत्त से, दीर्घवृत्त से बाहर वाला हिस्सा। तो बताओ क्या अम्मुख हो सकता है क्या फिर, ये दीर्घवृत्त से बाहर वाला हिस्सा हो गया, और दीर्घवृत्त से बाहर वाला हो गया, तो ये अम्मुख नहीं है। तो ये जो है कॉन्वेक्स सेट नहीं होगा। कोई समस्या, यहां तक कल मैं करा चुका था। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। हाँ जी, ये क्वेश्चन था, ये सेकंड ग्रेड का क्वेश्चन था, ठीक है, करा दिया था। अब देखो, निम्नलिखित में से अम्मुख समुच्चय नहीं है, ठीक है। अब इसकी बात करते हो तो ये तो वृत्त है, लेकिन लेस देन इक्वल लगा हुआ, तो कैसी डिस्क हो गई, वृत्ताकार डिस्क हो गई। और डिस्क हमेशा कैसी होती है, अम्मुख होती है। अब देखो ये क्या है, दीर्घवृत्त, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर के गुणांक दोनों अलग अलग हैं, और चिन्ह किसके हैं, प्लस के। तो ये किसको निरूपित करेगा, दीर्घवृत्त को। लेकिन लगा हुआ क्या है ऑलरेडी, लेस देन इक्वल। तो ये क्या बन जाएगी, दीर्घवृत्ताकार डिस्क। और डिस्क हमेशा कैसी होती है, अम्मुख होती है। दूसरा था वो था परवलय। क्या थी बोलो, परवलय। अब परवलय है वाई स्क्वायर। हाँ भाई, जैसे कि यहां से हमें पहचानना होता है कि परवलय का मुंह कौन सी डायरेक्शन में खुलेगा, ठीक है। अब बाई का मान हम नेगेटिव पॉजिटिव कुछ भी ले सकते हैं। बाई का मान अगर आप नेगेटिव लेते हो तो बाई का स्क्वायर क्या बन जाएगा, प्लस। तो यानी कि एक्स कैसा आएगा, प्लस ही आएगा। और बाई प्लस लेते हो तब भी एक्स कैसा रहा है, प्लस। यानी कि एक्स जो है प्लस कौन सी डायरेक्शन में होता है, राइट हैंड साइड होता है ना। तो इस परवलय का मुंह कौन सी साइड खुलेगा, इधर की साइड खुलेगा, ठीक है। देखो इधर की साइड में एक्स कैसा होता है, हमेशा पॉजिटिव होता है। बाई का मान ऊपर पॉजिटिव ले रहे हो और बाई का मान नीचे नेगेटिव ले रहे हो। बाई का मान ऊपर पॉजिटिव ले रहे हो और नीचे नेगेटिव ले रहे हो। और एक्स का मान हमेशा कैसा आ रहा है, पॉजिटिव आ रहा है। तो एक्स का मान पॉजिटिव कौन सी डायरेक्शन में आता है, इस डायरेक्शन में, ठीक है। अब मुझे बताओ ये परवलय का क्षेत्र अंदर की ओर बनेगा कि बाहर की ओर बनेगा, लेस देन इक्वल है, ये अंदर की ओर बनेगा कि बाहर की ओर बनेगा। अगर भूल भी जाते हो तो समझदारी का परिचय देना, एक पॉइंट ले लेना यहां पर, जैसे कि 10 ले लिया, एक्स का मान 1 और वाई का मान कितना ले लिया, 0। अब रख के देख लो, एक्स का मान 1 और वाई का मान 0। तो 1 की वैल्यू क्या 0 से बड़ी होती है, क्या होती है, यानी क्या कर रहा है, सेटिस्फाई। तो इसका जो क्षेत्र है वो किधर की तरफ बनेगा बोलो, अंदर की ओर। जब इसका क्षेत्र किधर की ओर बनेगा बोलो, अंदर की ओर। तो ये इसका क्षेत्र हो जाएगा। अब इसमें कोई भी दो पॉइंट लो, अजी इसमें कोई भी दो पॉइंट लो, एक तो x1 लिया और एक लिया आपने x2। इन दोनों पॉइंटों को मिलाने वाला लाइन सेगमेंट बनाओ। तीसरा पॉइंट कौन सा बनेगा, x3। बोलो x3 सेट में है या नहीं है, और x3 आपका सेट में है, तो ये समुच्चय जो है वो कैसा हो जाएगा, आपका अम्मुख समुच्चय हो जाएगा, यानी कि कॉन्वेक्स सेट हो जाएगा। अब ये भी कॉन्वेक्स है, ये भी कॉन्वेक्स है, ये भी कॉन्वेक्स है। अब बचता है पहला, पहला भी बताया था, इसकी रेडियस √3, इसकी रेडियस √5। तो देखो √3 और √5 इसकी रेडियस दे रखी है। तो देखिए, देखिए इन दोनों के बीच का रीजन हो जाएगा। अब एक पॉइंट यहां ले लो
और एक पॉइंट ऑफ, इन दोनों को मिलाओ, एक तीसरा पॉइंट बनेगा कौन सा, x3। क्या x3 सेट में विद्यमान है क्या, तो ये अमुक होगा क्या, तो पहला आंसर हो जाता है इसका अमुक नहीं है। तो सभी की सभी अमुक हैं, तो पहला आंसर है इसका जो क्या नहीं है, बोलिए अमुक समुच्चय नहीं है। लिख लिए सभी ने, यहाँ तक हम कल करा चुके थे, ठीक है। इसके बाद थोड़ी सी चर्चाएं करेंगे, और प्रूफ की अपेक्षा तो हम रिजल्ट ही याद रखना ज्यादा पसंद करते हैं, ठीक है भाई। प्रूफ में थोड़ा टाइम लगता है, और रिजल्ट याद हो जाए तो ज्यादा बेटर रहता है, ठीक है भाई। हमेशा मैंने आपको एक चीज बता रखी है, इंटरसेक्शन शब्द कहीं भी आ जाए, इंटरसेक्शन शब्द कहीं भी आ जाए वो हमेशा कॉन्वेक्स होगा। चाहे इंटरसेक्शन सब ग्रुप वाले केस में आ जाए तो भी वह सब ग्रुप होगा, नॉर्मल सब ग्रुप वाले में आ जाए तो भी नॉर्मल सब ग्रुप होगा। वेक्टर स्पेस पढ़ रहे हो, अगर इंटरसेक्शन आ जाता है तो वो भी हमेशा वेक्टर स्पेस होगा। तो जहां भी इंटरसेक्शन शब्द आ जाता है तो इंटरसेक्शन ऑलवेज होता है। जैसे कि रिलेशन पढ़ रहे हो, दो रिलेशनों का इंटरसेक्शन भी रिलेशन होगा, तो हमेशा इंटरसेक्शन वाला हमेशा होता है। तो देखिए, इंटरसेक्शन ऑफ टू कॉन्वेक्स सेट, इंटरसेक्शन ऑफ टू कॉन्वेक्स सेट, दो अम्मुख समुच्चयों का सर्वनिष्ठ कैसा होता है, बोलो अम्मुख होता है। इंटरसेक्शन ऑफ टू कॉन्वेक्स सेट, इंटरसेक्शन ऑफ टू कॉन्वेक्स सेट इज ऑलवेज कॉन्वेक्स, इंटरसेक्शन ऑफ टू कॉन्वेक्स सेट इज ऑलवेज कॉन्वेक्स, ठीक है भाई। दो कॉन्वेक्स समुच्चयों का अगर हम इंटरसेक्शन निकालें तो वो भी कैसा होता है, कॉन्वेक्स ही होता है। कैसा होता है, कॉन्वेक्स। अगर प्रूफ की बात करें, प्रूफ हम करा सकते हैं, पर प्रूफ से कोई परिणाम निकलना नहीं है। अब आपको कौन सा रिटर्न में पेपर देना है 5 नंबर का, ठीक है भाई। तो रिजल्ट जितना याद रह जाए उतना ज्यादा बेनिफिट है। इंटरसेक्शन हमेशा माइंड में फिक्स कर लो, इंटरसेक्शन शब्द जहां भी आ गया, चाहे सब ग्रुप में आ जाए, चाहे नॉर्मल सब ग्रुप में आ जाए, या कहीं भी आ जाए, या वेक्टर स्पेस में आ जाए, तो आप इंटरसेक्शन में हमेशा हाँ का जवाब देंगे। किसका जवाब देंगे, हाँ का। अब मुख से मतलब नहीं है, किसी भी किताब का कोई भी क्वेश्चन आ जाता है तो इंटरसेक्शन में तो आप तुरंत हाँ कर देंगे, ठीक है भाई। दो अम्मुख समुच्चयों का सर्वनिष्ठ, इंटरसेक्शन ऑफ टू कॉन्वेक्स सेट ऑलवेज कॉन्वेक्स, ठीक है भाई। दो अम्मुख समुच्चयों का जो सर्वनिष्ठ होता है वो हमेशा कैसा होता है, बोलो अम्मुख होता है, ठीक है भाई। डायग्राम से कोई सा भी ले लो, आप लीजिए, बताओ। देखो, देखो भाई, एक S1 सेट लिया और एक कौन सा सेट लिया, दो सेट है S1 और S2। S1 को क्या माना है आपने, अम्मुख, और S2 को भी क्या माना है, ठीक है भाई। S1 और S2 दोनों कैसे सेट है, अम्मुख, ठीक है। अब इंटरसेक्शन बनाया मैंने किसका, S1 और इंटरसेक्शन S2 का, ठीक है भाई। इंटरसेक्शन का मतलब होता है दोनों में कॉमन एलिमेंट, ठीक है। दोनों में कैसे एलिमेंट, कॉमन एलिमेंट। जैसे कि मान के चलिए ये वृत्ताकार डिस्क है, कैसी डिस्क है, वृत्ताकार डिस्क, यानी इसमें अंदर के पॉइंट सभी की सभी ऑलरेडी क्या है, समाहित हैं, ठीक है भाई। एक दूसरी डिस्क ये है, और इसमें भी अंदर के पॉइंट ऑलरेडी पहले से ही क्या है, ठीक है भाई। अब बताओ, ये भी कॉन्वेक्स है और ये भी कॉन्वेक्स है, भाई ये भी कॉन्वेक्स है और ये भी कॉन्वेक्स है। अब इन दोनों का इंटरसेक्शन, यानी कि दोनों में कॉमन एलिमेंट बोलो, दोनों में जो कॉमन एलिमेंट है वो ये आ रहे हैं, ये वाले, दोनों में कॉमन एलिमेंट ये आ रहे हैं। ये S1 था, ये S2 था, और इनका इंटरसेक्शन क्या हो गया, S1 इंटरसेक्शन S2, ठीक है भाई। दोनों में जो कॉमन एलिमेंट आ रहे हैं, जो ग्रीन में दिखाई दे रहे हैं, वो एलिमेंट है। अब इसमें कोई भी दो पॉइंट लो, वैसे भी प्रूव कर सकता हूँ मैथमेटिकल स्ट्रक्चर से, और चाहे तो डायग्राम से लिखना चाहो। अब इसमें कोई भी दो पॉइंट लो, एक x1 लिया और एक कौन सा लिया, x2, इन दोनों को मिलाकर एक रेखाखंड बनाया, इसमें एक तीसरा पॉइंट बनाया, कौन सा, x3। बताओ x3 सेट में है या नहीं है, x3 भी सेट में, तो ये कैसा हो जाएगा, बोलो कॉन्वेक्स हो जाएगा।
तो S1 इंटरसेक्शन S2 हमेशा कैसा होता है बोलो, अम्मुख होता है। S1 इंटरसेक्शन S2 हमेशा कैसा होता है, अम्मुख होता है। S1 इंटरसेक्शन S2 हमेशा कैसा होता है बोलो, अम्मुख होता है। कोई समस्या? ऑलवेज कैसा सेट होगा, कॉन्वेक्स सेट। प्रूफ कराऊं, वैसे कराऊं, मैथमेटिकल स्टेट को इसी से समझ आ गया होगा। ठीक है, एक S1 लिया, एक S2 लिया, इन दोनों का इंटरसेक्शन बनाया, और इन दोनों का जो इंटरसेक्शन होता है वो हमेशा कैसा होता है, अम्मुख होता है। कोई समस्या? बढ़े आगे। डायग्राम बनाना चाहो तो वहीं रिजल्ट के सामने आप बना सकते हो, और वो आपकी इच्छा है, ना बनाना चाहो। ठीक है, अच्छा अभी और रिजल्ट रह गए थे उस पर ना। किसी समस्या के समस्त प्रतिबंध, अजय कोई भी एलपीपी आप लिख रहे हो, कोई भी एलपीपी आपने लिखी, उसमें क्या आते हैं, कंस्टेंट्स प्रतिबंध। अब प्रतिबंध भी आते हैं और ऋणोत्तर प्रतिबंध भी आते हैं, तो प्रतिबंध प्लस ऋणोत्तर प्रतिबंध दोनों मिलकर कैसे बन जाएंगे, समस्त प्रतिबंध, ऑल कंस्टेंट्स। ठीक है, जितने भी कंडीशंस गिवन है। क्या निकाला आपने, सुसंगत तल, और सुसंगत तलों का जो समुच्चय होगा वो हमेशा कैसा होता है, अम्मुख होता है। फिजिबल सॉल्यूशन, जैसे कि कल मैंने आपको डायग्राम बताया था, आपको कुछ याद आ रहा हो, जैसे कि हमने कल इक्वेशन सॉल्व की थी और ग्राफिकल विधि के द्वारा सॉल्व कर रहे थे, है ना। और ग्राफिकल विधि के द्वारा जब आप इसे सॉल्व कर रहे थे तो एक लाइन सपोज कीजिए इस प्रकार आई थी, आपको याद आ रहा हो तो कुछ, और एक लाइन इस प्रकार गई थी। ठीक है, अब ये हमारे पास सुसंगत तलों का क्षेत्र था, ये जो बीच में दिखाई दे रहा था। अब बताओ, इसमें कोई भी दो पॉइंट लो और दो पॉइंटों को मिलाने वाला रेखाखंड बनाओ। इसमें कोई दो पॉइंट लो और दो पॉइंटों को मिलाने वाला रेखाखंड बनाओ, बोलो सेट में है या नहीं है। जैसे कि x1 आपने यहां लिया था और x2 आप एक यहां ले रहे हो, मिलाया, इसमें एक तीसरा पॉइंट बनाया, कौन सा, x3। x3 भी किसमें विद्यमान है, सेट में विद्यमान है, तो ये हमेशा कैसा होता है, अम्मुख होता है। ठीक है, फिर मैंने एक एलपीपी को लिखना सिखाया था आपको, एलपीपी को, एक रैखिक प्रोग्रामन समस्या को। तो एलपीपी को लिखने के लिए एलपीपी हमारी होती है या तो मैक्सिमम में या फिर किसमें होती है बोलो, मिनिमम में। जेड बराबर कितना होता है, सी एक्स। कोई भी एलपीपी होती है वो आपकी या तो मैक्सिमम में होगी या फिर किसमें होगी, मिनिमम में। मैक्सिमम या मिनिमम, जेड बराबर सी एक्स, और कंडीशन क्या होती है बोलो, ए एक्स बराबर भी हो सकता है, लेस देन भी हो सकता है, या ग्रेटर देन भी हो सकता है। लेस देन भी हो सकता है, बराबर भी हो सकता है, क्या हो सकता है, ग्रेटर देन, बराबर में भी। और तीसरा जो आता है उसे बोलते हो आप ऋणोत्तर प्रतिबंध, नॉन नेगेटिव इंटीजर। उसके लिए एक्स क्या होता है, हमेशा ग्रेटर देन इक्वल 0 होता है। अब ये जो है, ये जो लिखे हुए हैं ये है प्रतिबंध यानी कांस्टेंट्स या फिर कंडीशंस, और ये होते हैं नॉन नेगेटिव प्रतिबंध यानी ऋणोत्तर प्रतिबंध। यही तो बताया था मैंने, ऋणोत्तर प्रतिबंध। अब ये दोनों मिल जाएंगे, दोनों मिल जाएंगे तो ये बन जाएंगे समस्त प्रतिबंध। ये कैसे प्रतिबंध हो गए बोलो, ऑल कंस्टेंट्स। अब इन प्रतिबंधों को हल कर कर हम क्या निकालते हैं, इन समस्त प्रतिबंधों से हम क्या निकालते हैं बोलो, फिजिबल सॉल्यूशन। इन समस्त प्रतिबंधों से हम क्या निकालते हैं, सुसंगत तल यानी कि फिजिबल सॉल्यूशन। और फिजिबल सॉल्यूशन से ही हम क्या निकालते हैं, ऑप्टिमल सॉल्यूशन। जो फिजिबल निकल जाएगा तो फिजिबल से हम क्या निकालते हैं, ऑप्टिमल सॉल्यूशन यानी कि इष्टतम। अगर मैक्सिमम में तो मैक्सिमम और मिनिमम में तो मिनिमम। ठीक है भाई, अभी इष्टतम हल निकालने के लिए जो प्रतिबंध सॉल्व किए, जो एक्सट्रीम पॉइंट मिलेंगे, चरम बिंदु, सुसंगत हल क्षेत्र में कैसे पॉइंट, चरम बिंदु। और एक और सॉल्व कर देता हूँ, एक्सट्रीम पॉइंट निकालेंगे सुसंगत हल से, कैसे पॉइंट निकालते हो, चरम बिंदु, एक्सट्रीम पॉइंट्स। अब एक्सट्रीम पॉइंट से जो वैल्यू आएगी उसको हम उद्देश्य फलन में रखते हैं और वहां से हम कैसा हल निकालते हैं बोलो, इष्टतम हल निकालते। ये तो बताया था मैंने आपको, याद आ रहा है ना भाई। सबसे पहले हमारे पास प्रतिबंध दिए होंगे, उन समस्त प्रतिबंधों से हम कैसा सॉल्यूशन निकालते हैं, फिजिबल सॉल्यूशन। और फिजिबल सॉल्यूशन निकालने के बाद फिर उस फिजिबल सॉल्यूशन के एक्सट्रीम पॉइंट्स देखेंगे।
फिर एक्सट्रीम पॉइंट्स को कहां पर रखते हैं, ये जो सुसंगत तल आता है एक्सट्रीम पॉइंट्स को कहां पर रखते हैं, अब इसमें रखते हैं। अब जिस पॉइंट पर मैक्सिमम आ जाएगा तो मैक्सिमम दे देगा, और जिस पे मिनिमम आ जाएगा मिनिमम दे देगा। अब हमारा उद्देश्य है या ऑब्जेक्टिव फंक्शन मैक्सिमम में दे रखा है तो मैक्सिमम वैल्यू निकाल देते हैं, और मिनिमम में दे रखा है तो मिनिमम वैल्यू निकाल लेते हैं। जो कंडीशन गिवन है उसी के अनुसार हम क्वेश्चन को सॉल्व करके आसानी से सॉल्व कर लेते हैं। कोई समझ? अब एग्जामिनर ने क्या कहा था अभी सेकंड वाले रिजल्ट में कि भाई किसी समस्या के समस्त प्रतिबंधों के सुसंगत तल का समुच्चय। अब सुसंगत तलों का रिजल्ट निकाल लिया। अभी तो ऐसा निकला है या फिर ऐसे निकल सकता था। तो देखो ये भी कैसा है बोलो, अमुक है ना। तो सभी सुसंगत तलों का समुच्चय। अब देखो जैसे कि सेट बनेगा, सेट में क्या आएंगे, वेरिएबल, अननोन वेरिएबल ही तो आते हैं। अननोन वेरिएबल एक्स ही तो बोला था, जो किसी इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं। ए एक्स बराबर या लेस देन भी लिख सकता था एग्जामिनर, जरूरी नहीं कि बराबर ही लिखे। क्या लिख सकता है, कहीं सोचे कि यहाँ तो बराबर कोई पढ़ाया हो मास्टर ने, यहाँ लेस देन को आपको ग्रेटर देन भी लिख सकता है। ए एक्स लेस देन इक्वल बी आ जाए, या इक्वल आ जाए, या ग्रेटर देन इक्वल बी आ जाए, और लेकिन साथ में ये और आएगा कि एक्स क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन 0। अब ग्रेटर देन 0 ग्रेटर देन इक्वल 0, तो उस केस में उन बिंदुओं का सेट है। कौन से बिंदुओं का, उन बिंदुओं का सेट है जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करते हैं। इस इक्वेशन को क्या करते हैं, सेटिस्फाई, और साथ ही ऋणात्तर प्रतिबंध को सेटिस्फाई करते हैं। दोनों चीज आ गई ना, चाहे तो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करते हैं और इस ऋणात्तर प्रतिबंध को सेटिस्फाई करते हैं। इन दोनों कंडीशंस को क्या करते हैं, सेटिस्फाई। ये जो समुच्चय होता है वो भी कैसा होता है, हमेशा अम्मुख होता है। कैसा होता है, अम्मुख होता है। तो डायग्राम की नीड है तो बना सकते हो, और नीड नहीं है तो भले कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, इसके सामने आप लिख सकते हो थोड़ा सा है। हाँ, चरम बिंदुओं से तो बाउंड करके पहचानते हैं हम। पूरा क्षेत्र होता है फिजिबल, तो ये पूरा है। नहीं नहीं नहीं, सुसंगत तल क्षेत्र तो ये पूरा होता है, पूरा है। लेकिन इष्टतम हल निकालते ना, इनमें ही निकलता है। इस पे निकलेगा या इस पे निकलेगा या इस पे निकलेगा। सुसंगत तलों की संख्या तो कितनी भी हो सकती है, 0 भी हो सकती है, अनंत भी ऐसे है। अब यहाँ में तो अनंत दिखाई दे रहे। 0 कब हो सकती है, जब कोई बाउंडेड रीजन ही ना मिले। अब हलों का समुच्चय देखते हैं तो उसमें क्या लें और क्या बनाएं और कैसे तीसरे को निकालें, तो वो भी अमुख ही माना जाएगा। तो सुसंगत हलों का समुच्चय हमेशा कैसा होता है, अमुख होता है। ये इसकी दे रखी है, ये वाली, ये 2 दे रखी, ये 2 दे रखे, ए एक्स बराबर बी और एक्स ग्रेटर देन 0। इनको सेटिस्फाई करने वाले एक्स चाहिए, यानी सेट बन गया। क्या बन गया, सेट बन गया, जो किसको सेटिस्फाई कर रहा है, ए एक्स बराबर बी को, और एक्स कैसा होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए। उन पॉइंट का सेट है। कौन से पॉइंट का सेट है, उन पॉइंटों का सेट है जो इस इक्वेशन ए एक्स बराबर बी को सेटिस्फाई कर रहा है और एक्स क्या हो, ग्रेटर देन 0 हो। तो इनका जो सेट है वो हमेशा कैसा बनेगा, अम्मुख बनेगा। कैसा बनेगा, अम्मुख बनेगा। ठीक है, इक्वेशन है, ये क्या है, इक्वेशन। वो देखो इक्वेशन, देखो ये होता है हमारे पास, बाउंड्री वाले पॉइंट नहीं होंगे। देखो ये इक्वेशन है, याद आया नहीं आया, देखो ये समीकरण है। जैसे ये होता है x1 प्लस x2 सब्जेक्ट टू द कंडीशन, जैसे कि 2x1 प्लस x2 लेस देन इक्वल 4 और 5x1 प्लस 2x2, जैसे कि बराबर ले सकते हो 6, हाँ 6, और x1 और x2 ग्रेटर देन इक्वल 0। ठीक, ये ले सकते हो, ठीक है। और इसको भी छोड़ो, जैसे मैं प्रूव करके बताता हूँ आपको। जैसे कि ये आपका कोई भी सेट दे रखा है, ठीक है, इस सेट दे रखा है। अब इस सेट की शर्त क्या है, जैसे आप इस सेट के एलिमेंट होते,
यानी आपका नाम एक्स है, आपका नाम क्या है एक्स, मैं कहूं कि भाई भाई है, ठीक है, जो भी है भाई है या भाई है जो भी है, आप इस सेट में कब जा सकते हो? हाँ भाई, आप इस सेट के अंदर कब जा सकते हो? भाई जैसे मान के चलो कोई व्यक्ति है, जैसे किसी व्यक्ति कोई रूम है जिसकी कुछ कंडीशन है कि भाई तू दारू पीवेगो तो ही हमारे कमरा में आवेगो, क्या तू चाय पीवेगो तो ही हमारे कमरा में आवेगो, और उसकी शर्त है। अब तुम जाए, तुमने कहा दारू पीना है और तुम कहे कि मैं तेरे कमरा में आ जाऊं, तो ना जा सके भाई, कंडीशन ने फॉलो कर, जब ये अंदर जाएगा। बात समझ में आई ना, कि भाई यार इस प्रतिबंध को अगर तू सेटिस्फाई करता है कि हाँ भाई हम 4 बोतल दारू पीते, तू भी 4 बोतल पिएगा तो ही अंदर आएगा, अदरवाइज अंदर नहीं आएगा। तो यानी कि कंडीशन नंबर पहली का है, और दूसरी शर्त लगा दे कि भाई दारू तो पीवे लेकिन चाय के संग दारू पीवे, 2 शर्त लगा दी उसने। जो भी है तुम किससे पीते तुम जान चखना, देखो ए एक्स बराबर बी। अब देखो आप इस सेट में कब जा सकते हैं भैया, आप इस सेट में जब जाएंगे, एक तो यह इक्वेशन है सेटिस्फाई करें और कैसे हो तुम पॉजिटिव हो, यानी ग्रेटर देन इक्वल 0, ये 2 कंडीशन अगर सेटिस्फाई कर देंगे तो आप इस सेट में चले जाएंगे। अगर ये 2 कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो पाई तो आप इस सेट के अंदर नहीं जाएंगे। अब हमें क्या करना होता है, अमुक सिद्ध करने के लिए मैथमेटिकल डेफिनेशन आपको आनी चाहिए। अमुक सिद्ध करने के लिए सेट के कितने एलिमेंट लेंगे? 2। अब मान के चलो आप इस सेट के एलिमेंट हैं, तो इनमें से मैं कोई 2 क्या लूंगा एलिमेंट, एक तो लिया मैंने x1 है ना, 2 एलिमेंट ले लेता हूं, इसी फॉर्म में ले लेता हूं, कैपिटल एक्स में, तो एक ले लिया मैंने x1 और एक ले लिया मैंने क्या x2, क्या ले लिया x2, दोनों किसके लिए? s के। हाँ भाई x1 s में कब जा रहा है? जब इस इक्वेशन को भी सेटिस्फाई करे और इसको भी सेटिस्फाई करे, तो यानी कि ये सेटिस्फाई करेगा इसको, ax1 बराबर क्या देगा? v देगा, और x1 हमेशा कैसा होगा बोलो? पॉजिटिव होगा, ठीक है। अब x2 भी किसका एलिमेंट है? s का, तो ये भी बोलो किस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा? इस समीकरण को, बराबर में v, और x2 भी कैसा होगा बोलो? पॉजिटिव होगा। ये दोनों इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करते हैं कि ये भी इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा और नीचे वाला भी इस इक्वेशन को क्या करेगा? सेटिस्फाई करेगा। अब हम क्या करते हैं कि भाई चलो ठीक है, 2 को सेटिस्फाई करा लिया, अब इन दोनों पॉइंटों को मिलाकर क्या बनाते हो आप? एक रेखाखंड। क्या बनाते हो? रेखाखंड। उस रेखाखंड पर एक तीसरा पॉइंट बनाया जाता है, कौन सा? x3। और x3 कैसे बनता है बताओ? लैम्बडा x1 प्लस 1 माइनस लैम्बडा x2, ठीक है। और ये लैम्बडा की जो वैल्यू होती है 0 से 1 के बीच में। अब ये जो पॉइंट है ना x3 भी किस में जाना चाहिए? ठीक है। अब 2 पॉइंट बना के हमने एक रेखाखंड बना लिया, उस रेखाखंड पे एक तीसरा पॉइंट बना लिया, कौन सा? x3। अब x3 s में कब जाएगा? जो तीसरा पॉइंट है वो s में कब जाएगा? यदि वह भी इन दोनों समीकरणों को क्या करे? संतुष्ट करे, यानी x3 पॉजिटिव होना चाहिए और ax3 बराबर कितना आना चाहिए? b आना चाहिए। तो अब हम क्या निकालेंगे? ax3। क्या निकालोगे अब आप? ax3 निकाला तो लैम्बडा से तो गुणा होगा नहीं, तो ये कितना हो जाएगा? ax1, और 1 माइनस लैम्बडा से गुणा होगा नहीं, ये अदिश है, तो ये कितना हो जाएगा? ax2। अब मुझे बताओ ax1 बराबर कितना ऑलरेडी? v है, तो ये लैम्बडा हो जाएगा, ये हो जाएगा v, ये हो जाएगा 1 माइनस लैम्बडा। ax2 बराबर भी कितना है बोलो? v है, तो v, तो ये हो जाएगा लैम्बडा b, और ये माइनस का लैम्बडा b कैंसिल, तो कितना बचा? b। बताओ ax3 बराबर कितना आना चाहिए था? ax3 बराबर कितना आना चाहिए था? b। अब मुझे एक चीज बताओ, ax3 बराबर b आ गया तथा x3 पॉजिटिव आएगा कि नहीं आएगा? क्योंकि लैम्बडा की वैल्यू किससे बड़ी है? 0 से बड़ी है, या 0 के बराबर है, और x1 और x2 पहले से ही कैसे हैं? पॉजिटिव है, 0 के बराबर। यदि x1 भी 0 ले लूं, x2 भी 0 ले लूं, x1 भी 0 ले लूं, x2 भी 0 ले लूं, तो x3 क्या बन सकता है? 0 बन सकता है। अगर x1 की वैल्यू 0 से बड़ी ले लूं, x2 की वैल्यू भी 0 से बड़ी ले लूं, यानी दोनों पॉजिटिव, और लैम्बडा का मान अगर आप 0 से बड़ा ले लेते हो, एक से बड़ा, एक से छोटा ले लेते हो, तो भी क्या बनेगा? ये पॉजिटिव। क्या बनेगा? पॉजिटिव। तो x3 का मान क्या बनेगा? ग्रेटर देन इक्वल 0, यानी कि x3 ने दोनों शर्तें संतुष्ट कर दी, ये वाली और ये वाली, तो x3 आपका किस में चला जाएगा बोलो? s में चला जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा? अम्मुख हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अम्मुख। तो अम्मुख के लिए मैंने क्या कंडीशन बता रखी है? अम्मुख के लिए यदि सुसंगत हल का कोई भी समुच्चय आप बना रहे हो तो वो हमेशा कैसा होता है? कॉन्वेक्स होता है।
इसी रिजल्ट से हम इंटरसेक्शन वाला रिजल्ट भी प्रूव कर सकते थे अगर प्रूव करने की बात करें तो, लेकिन ऐसे प्रूव करते हो कितने नंबर मिलते हैं? 5 नंबर मिलते हैं। लेकिन कम मिलते हैं जब आप बीएससी करते हो, या फिर 8 नंबर मिलते हैं, कम मिलते हैं जब आप यूपीएससी मेंस का एग्जाम देते हो मैथ से। ठीक है, क्वेश्चन आते हैं, वो डिपेंड करता है आपके ऊपर। हाँ जी, क्यों नहीं करेंगे? वो जब उसमें आते तो चरम बिंदु तो उन्हीं कॉमन क्षेत्र का ही तो हिस्सा है, वो तो करेंगे प्रतिबंधों को संतुष्ट, सेटिस्फाई करेंगे भाई। ये जो पॉइंट है ना, ये वाला पॉइंट, ये वाला पॉइंट फिजिबल रीजन का ही तो हिस्सा है। ये वाला पॉइंट किसका हिस्सा है बोलो? इस पूरे फिजिबल रीजन का ही तो हिस्सा है। हाँ जी, दोनों बिंदुओं से, हाँ दोनों चरम बिंदुओं से सेम आंसर आता है मैक्सिमम मान, फिर उसमें हलों की संख्या दे रखी थी अनंत। हाँ अनंत होगी। देखो ये तो लिख लिया ना सभी ने, लिखना थोड़ी ना है, रिजल्ट के तौर पे याद रख सकते हो कि प्रूव करेंगे। प्रूफ तो किताबन में ही है, वो समझाना था मुझे बस। हाँ जी, लिख लिया ना सभी ने? कहीं में से पढ़ा दें, पीडीएफ में से पढ़ा दें? क्या कह रहा है, क्या कह रहा है भाई? पीडीएफ में से नहीं पढ़ाएं तो कहीं में से पढ़ाएं, लिखा लिखा के। तो वहां तक तो मैं लिखा ही चुका हूँ, यहाँ से लिख लो। यहाँ तक तो लिखा ही चुका हूँ कल, यहाँ से लिख लो, लिखो लिखो परिणाम, पहला परिणाम लिखो और ये बनाओ चित्र, लिखो पहला परिणाम, दूसरा लिखो, दूसरे का चित्र बनाओ, इसका प्रूफ लिखो। लिखो लिखो, कोई दिक्कत ना, आराम से लिख लो, लिख के कर लो, हमें तो कोई आपत्ति नहीं है। हम तो इस वजह से कह रहे थोड़ा जल्दी हो जाएगा, कोई ना, लिखो आराम आराम से, कोई समस्या नहीं है, करो। लिख लो, कोई दिक्कत नहीं, वहां तक तो कल लिखा ही चुके थे, इससे आगे तो बढ़ना है आपको। कैसे भी पढ़ो पर सिलेक्शन लो, नहीं समझे? ये पहला रिजल्ट लिख लो, पहले रिजल्ट का चित्र ये बना लो, पहला रिजल्ट, और इंग्लिश में लिखना चाहो तो इंटरसेक्शन ऑफ टू कॉन्वेक्स सेट ऑलवेज कॉन्वेक्स। सेकंड की इंग्लिश लिखना चाहो तो द सेट ऑफ ऑल फिजिबल सॉल्यूशन of a given LPP is always convex, that is S equals to X, AX equals to B and X greater than equal 0 is convex set। इसका प्रूफ लिखना चाहो तो यहाँ लिख लो, चित्र से करना चाहो तो वो कर लो, ठीक है? पहले का भी प्रूफ करा सकते हैं हम, कोई दिक्कत नहीं है उसमें तो। लिख लिया ना? लिख लो, लिख लो, लिख लो आराम से लिख लो, कोई दिक्कत नहीं, अभी तो काफी समय है।
वो वाला अभी सभी लिख रहे हैं, सभी समझ लेंगे। हाँ जी, दूसरे को चित्र से करना चाहो तो या इस चित्र को बना लो, चाहे उस चित्र को बना लो। ये सुसंगत तल क्षेत्र है, डॉटेड वाला जो दिखाई दिया हुआ। डायग्राम से करना चाहो तो डायग्राम से कर लो, प्रूफ याद ना रहे तो। भाई ये सुसंगत तल का क्षेत्र है, ये हमारी समस्या होती है, प्रतिबंध होते हैं, ऋणोत्तर प्रतिबंध होते हैं। ठीक है, साइड कैलकुलेशन कर लिया करो उनको, जो साइड में एक बाउंड्री खींचकर, जिससे याद रह जाए। लिख लिया ना सभी ने? बोलो, लिख पाए? ये प्रतिबंध ऋणोत्तर प्रतिबंध दोनों मिलकर समस्त प्रतिबंध बनते हैं। हेलो, अच्छा मॉर्निंग या इवनिंग? मॉर्निंग का 8 से चल रहा है, 8 से 12। फर्स्ट एड की 20 मॉर्निंग में, इवनिंग सेकंड की 16 है और 18 है। इवनिंग की 18, मॉर्निंग की 16। लिख लिया? यहाँ तो कोई दिक्कत, कोई समस्या नहीं है ना? बढ़े आगे। अब देखो इसके बाद तीसरा रिजल्ट था, इसका प्रूफ लिखेंगे। एवरी हाइपरप्लेन इज ए कॉन्वेक्स सेट। प्रत्येक अधिसमतल एक अमुक समुच्चय होता है। अब देखो समतल है, जैसे मान के चलो, ठीक है, अधिसमतल जो होता है उन बिंदुओं का समुच्चय होता है। देखो अधिसमतल उन बिंदुओं का समुच्चय है जो इस इक्वेशन को क्या कर रहा है, सेटिस्फाई। अब इससे ऊपर वाला कितने इक्वेशंस को सेटिस्फाई कर रहा था, 2 को। ये तो केवल एक को ही कर रहा है, और एक तो मैंने अभी प्रूव करके बताई है। ax3 बराबर क्या आ जाता है, b। तो वहां ax3 बराबर कितना आ जाएगा, z। कितना आ जाएगा, z। तो यानी कि एवरी हाइपरप्लेन, प्रत्येक अधिसमतल क्या होता है, एक अमुक समुच्चय होता है। जैसे समतल है, ठीक है, अब इस समतल कितने हिस्सों में बांट सकता है, एक तो खुद हो गया, एक ax ग्रेटर देन z हो सकता है, यानी ऊपर वाला हिस्सा, और ax लेस देन z यानी कि नीचे वाला हिस्सा हो सकता है। तो यानी कि कहने का मीन, एक तो ये समतल हो गया, एक ऊपर वाला हो गया, एक नीचे वाला हो गया। तो ऊपर वाले और नीचे वाले को बोलते हैं हम विवृत। कैसा बोलते हो, विवृत, यानी कि ओपन हाइपरप्लेन। क्या बोलते हो, ओपन हाइपरप्लेन। और ये वाले जो होता है आपका हाइपरप्लेन होता है। तो देखिए सबसे पहले हम क्या लिख रहे हैं, प्रत्येक अधिसमतल। अब इसका भी प्रूफ सेम यही चलेगा। v के स्थान पर कितना करना है, z करना है, और कौन सी कंडीशन हटानी है, 2 कंडीशन हटानी है। भाई ये कंडीशन थोड़ी ना, इसमें क्या है, बोलो ax बराबर z। तो प्रत्येक अधिसमतल एवरी हाइपरप्लेन क्या होता है, बोलो एक अमुक समुच्चय होता है। यानी कि s उन एलिमेंटों का सेट होता है जो ax बराबर z इस इक्वेशन को क्या करते हैं, संतुष्ट करते हैं। ax बराबर z इस इक्वेशन को क्या करते हैं, संतुष्ट करते हैं।
तो प्रत्येक अधि समतल क्या होता है, एक अमुक समुच्चय होता है। जैसे कि ये हमारे पास क्वेश्चन दे रखा होता, इसको अगर आपको प्रूव करना होता तो अब हमें क्या मानना पड़ता भाई, बराबर में जेड, और ये बराबर में क्या मानना पड़ता, जेड। तो फिर हमें एक तीसरा पॉइंट बनाना पड़ता, कौन सा पॉइंट, तीसरा पॉइंट बनाना पड़ता। और जैसे तीसरा पॉइंट बनाते तो ये कितना देता बोलो, जेड, और ये जेड, और ये कितना आ जाता, जेड। तो x3 किस में चला जाता, s में चला जाता। अब एक ही इक्वेशन को सेटिस्फाई कराना है। हम क्या करते हैं कि भाई x1 और x2 दो इस सेट के एलिमेंट ले लिए, ये सेट में कब जाएंगे, जब इस इक्वेशन को क्या करेंगे, सेटिस्फाई। तो x1 करेगा तो x1 बराबर जेड आ जाएगा, x2 करेगा तो x2 बराबर जेड आ जाएगा। अब इन दोनों बिंदुओं को मिलाकर एक तीसरा पॉइंट बनाते हैं x3। वो कैसे बनाया जाता है, लैम्बडा x1 प्लस 1 माइनस लैम्बडा x2। लैम्बडा की वैल्यू किससे किसके बीच में होती है, 0 से 1 के बीच में। अब ये x3 इस सेट में कब जाएगा, जब x3 बराबर कितना आ जाए, जेड। तो हमने किससे मल्टीप्लाई कर दिया, a से। तो a से मल्टीप्लाई करोगे तो लैम्बडा ax1 1 माइनस लैम्बडा ax2, और ax1 बराबर कितना है, जेड, और ax2 बराबर कितना है, जेड। तो लैम्बडा जेड से लैम्बडा जेड कैंसिल, बराबर में कितना आ गया, जेड आ गया। तो x3 भी आपका किस में चला जाता है, s में, और s में जाते ही क्या हो जाता है, आपका अमुक हो जाता है। तो जैसे ऊपर वाला प्रूफ किया था वैसे ही नीचे वाला प्रूफ हो जाता है, जैसे ऊपर वाला प्रूफ किया था वैसे ही नीचे वाला क्या हो जाता है, प्रूफ हो जाता है। जैसे आपने ऊपर वाला प्रूफ किया वैसे ही नीचे वाला क्या हो जाता है, प्रूफ हो जाता है। बोलो कोई समस्या। अधि समतल 3D में हो सकता है, 4D में हो सकता है, 5D में हो सकता है, 6D में हो सकता है, 7D। शेप, जियोमेट्रिकल शेप नहीं कह सकते, अगर 3D में कह रहे हो जब तो जियोमेट्रिकल शेप ही हो जाएगी। अब 4 डायमेंशन, 5th डायमेंशन, मतलब अधि समतल नाम दिया इसने कि इन इक्वेशंस को सेटिस्फाई करने वाला, लीनियर इक्वेशंस को, यानी कि एक घातीय समीकरणों को सेटिस्फाई करने वाली बिंदुओं का जो समुच्चय होता है उसे कहते हैं अधि समतल, उसे कहते हैं हाइपरप्लेन। यानी कि जैसे कि हमने अभी लिखा था, जैसे कि ये होता हमारे पास, जैसे कि 2x1 प्लस x2 प्लस का x3। अभी कौन सी 3D में अगर हम ले लेते हैं यहाँ पर सपोज दैट x4 बराबर 5, या फिर 2 में ले लेते, x3 में ले लो भले, एक होता 3x1 प्लस x2 प्लस x3 इक्वल टू 6, 2x1 माइनस x2 2x3 बराबर 7। अब इन तीन इक्वेशन को सेटिस्फाई करने वाला, अब इन तीनों की तीनों कैसी इक्वेशन है बोलो, लीनियर है, यानी रैखिक समीकरण है एक्स वाई और जेड में। इन रैखिक समीकरणों को संतुष्ट, अब वो जरूरी नहीं होता है कि भाई जब हम पॉइंट निकालते हैं, जैसे दो समीकरणों को हल करते हो आप, जैसे कि 2x1 प्लस 2x2 बराबर 5, और एक होता है आपके पास x1 प्लस x2 बराबर 7, ठीक है। अब वो जरूरी नहीं होता है कि भाई इन दोनों समीकरणों को जब हम हल करें तो केवल एक ही हल निकले, इन समीकरणों के कितने हल भी निकल सकते हैं, कितने हल भी निकल सकते हैं, जरूरी ना कि एक ही हल निकला है, कितने हल भी निकल सकते हैं। बताओ, अनंत निकल सके ना निकल सके, निकल गए तो ax बराबर b, ठीक है। ए मैट्रिक्स है, जैसे कि मैं इसको मैट्रिक्स फॉर्म में लिख देता, आवाज नहीं करेंगे, देखो मैट्रिक्स फॉर्म में लिख देता तो इसका कोएफिशिएंट बोलो कितना है, 2 1 1, अगला बोलो 3 1 1, 2 माइनस 1 2, ये तो हो गया ए। कितने अननोन वेरिएबल है, अभी मैं इसको पढ़ाऊंगा आगे चल के, और मैट्रिक्स डिटरमिनेंट में भी चलेगा ये। और इस बार भी क्वेश्चन आया था फर्स्ट ग्रेड में, इस पे सॉरी सेकंड ग्रेड में, फर्स्ट ग्रेड दोनों में था, यानी कि ये तो हो गया आपका ए, ये x हो गया जिसको ज्ञात करना होता है, बराबर में कितना होता है, v होता है, ठीक है। तो x बराबर कितना होगा बोलो, तो ये हो जाएगा a इनवर्स इंटू बी।
अब किसी भी मैट्रिक्स का इनवर्स जब आप निकालते हो, किसी भी मैट्रिक्स का क्या निकालते हो, इनवर्स, तो ये होता है एडजॉइंट ऑफ ए अपॉन डिटरमिनेंट ऑफ ए, इनटू में कितना आता है बी, एडजॉइंट ऑफ ए इंटू बी अपॉन में कितना आता है डिटरमिनेंट ऑफ ए। ठीक है भाई। फिर यहां से हमारे पास आ जाती है रामानुजम थ्योरी। ठीक है, अब देखो अगर ऊपर का मान 0 है, भाई दो संख्याएं हो गई, एक नीचे भाग में जा रही है और एक ऊपर का मान एक नीचे का मान है। ठीक है, अगर ऊपर का मान 0 है और नीचे का मान 0 नहीं है, कोई भी मान है, नीचे डिटरमिनेंट ऑफ ए है, जब 0 में किसी संख्या का भाग देंगे तो क्या आएगा, 0। क्या आएगा, 0। तो इस केस में x बराबर हमें क्या मिलेगा, 0, यानी x के सभी मान 0 0 आएंगे, x1 x2 xn के मान। अगर ऊपर का मान क्या बन जाए, 0 बन जाए और नीचे का मान क्या ना बने, 0 ना बने, यदि डिटरमिनेंट ऑफ ए का मान कितना ना हो, 0 ना हो, तो इस केस में इसका जो हल होगा वो क्या निकलेगा, 0। ठीक है, दूसरा केस, यदि ऊपर का मान भी 0 ना हो और नीचे का मान भी क्या ना हो, 0 ना हो, यानी कि एडजॉइंट ऑफ ए इंटू वी नॉट इक्वल टू क्या हो, 0, और डिटरमिनेंट ऑफ ए नॉट इक्वल टू क्या हो, 0। यानी कि जैसे कि ऊपर वाली वैल्यू आई है 5 और नीचे वाली वैल्यू आई है 2, तो 5/2 आसानी से संभव है, आसानी से पॉसिबल है। यानी ऊपर भी 0 ना हो नीचे भी 0 ना हो, तो उस केस में हमारे पास जो सॉल्यूशन निकलेगा वो अद्वितीय निकलेगा। ऐसा निकलेगा, अद्वितीय निकलेगा, यानी कि यूनिक सॉल्यूशन निकलेगा। कैसा सॉल्यूशन निकलेगा, यूनिक सॉल्यूशन। ना तो ऊपर 0 हो ना नीचे 0 हो, तो डेफिनेटली एक वैल्यू निकल जाएगी। तो इस केस के अंदर हमारे पास कैसा सॉल्यूशन निकलता है, यूनिक सॉल्यूशन, यानी अद्वितीय हल निकलता है। लेकिन ऊपर 0 हो नीचे 0 ना हो तो 0 सॉल्यूशन, मतलब सॉल्यूशन तो एक निकलेगा लेकिन उसका मान क्या होगा, प्रत्येक का 0 0 होगा। लेकिन तीसरा केस, ऊपर भी मान क्या बन जाए और नीचे भी क्या बन जाए, तो 0/0 की फॉर्म हो गई, और 0/0 की फॉर्म के केस में इसके कितने हल निकलेंगे, अनंत हल। दूसरी विधि और होती है, मैट्रिक्स डिटरमिनेंट में पढ़ाऊंगा जो चल रहा है, दूसरी विधि और होती है इकेलॉन विधि, उसके द्वारा भी अगर अनंत हल है या रैंक मेथड जिसे बोलते हैं, अनंत हल है या परिमित हल है, उस वाले केस को अप्लाई करके निकाल सकते हैं। तो यानी कि या तो एक हल निकल रहा है इसका, या फिर कितने हल निकल रहे हैं, अनंत हल निकल रहे हैं। अब देखो अनंत हल कब निकलते हैं, जैसे कि अभी हमारे पास एक इक्वेशन थी, जैसे कि x1 प्लस x2 बराबर कितना है, 5 है। ठीक है, और एक है तुम्हारे पास x1 प्लस x2 बराबर कितना है, एक 5 है और एक कितना है, 2 है। अब जैसे यहां से a का मान निकालते तो इसका गुणांक कितना, 1 1 1, और या इसको 2 कर दिया था हमने उस टाइम, इसका गुणांक कितना है, 2 2, ये 1 और 1, और यहाँ पर कितना था बोलो, x1 और x2, इसका मान निकालना था, और बराबर में कितना था, 5 2। ठीक है, अब इसका डिटरमिनेंट निकालना, 0 आ रहा है। जब इसका डिटरमिनेंट 0 आ रहा है तो हमें निकालना पड़ेगा एडजॉइंट ऑफ ए इंटू बी, इसको चेक कर लेते हैं। अगर ये भी 0 आ जाता है तो फिर उस केस के अंदर कितने हल होते हैं, अनंत हल होते हैं। कितने हल होंगे, अनंत हल हो जाएंगे। तो इस केस के अंदर अनंत हल निकल सकते हैं। तो हाइपरप्लेन क्या होता है, हाइपरप्लेन उन बिंदुओं का समुच्चय होता है जिन, एक हल बताए, एक में कहा है, एक तो बचपन से ही पढ़ता, और x1 प्लस x2 बराबर कितना, 2, x1 माइनस x2 बराबर 3, जोड़ दें दोनों समीकरण में, 2x1 बराबर कितना आ गया, 5, x1 बराबर 5/2, और x1 बराबर 5/2 तो यहाँ रख देंगे, चाहे इसमें रख दो, तो x2 बराबर कितना हो गया, 2 माइनस 5/2 माइनस का 1/2, ये निकल गए। एक हल तो, एक हल तो इसका निकल गया। अब देखो एक हल इसका निकल गया, ठीक है भाई,
इस वाले का देखो इसमें क्या होता है, अभी इसका मैंने कहा है कि एडजॉइंट ऑफ ए इंटू बी और चेक करना पड़ता है। देखो हमेशा समीकरणों की संख्या नंबर ऑफ इक्वेशन, नंबर ऑफ इक्वेशन, यदि समीकरणों की संख्या, अभी क्या है मैट्रिक्स डिटरमिनेंट वाला कॉन्सेप्ट चल रहा है अलग से, चरों की संख्या से क्या हो, कम हो, दूसरा रिजल्ट ये याद रख सकते हो भले, यदि समीकरणों की संख्या यानी कि नंबर ऑफ वेरिएबल, समीकरणों की संख्या नंबर ऑफ वेरिएबल किससे लेस हो, यदि नंबर ऑफ वेरिएबल लेस देन हो किससे, नंबर ऑफ इक्वेशन लेस देन हो किससे, नंबर ऑफ वेरिएबल से, चरों की संख्या से कम हो, तो इस केस में उन समीकरणों के जो हल निकलते हैं वो हमेशा कितने निकलेंगे, कितने निकलेंगे, अनंत हल। अब जैसे कि मान के चलो एक एग्जांपल देते हैं, ठीक है, उदाहरण के तौर पर x1 प्लस x2 बराबर 2, ये लिख के दे दिया एग्जामिनर ने। अब इस समीकरण के हल बताओ, रियल नंबर के केस में इस समीकरण के क्या बताओ, हल बताओ। अब यहाँ पर समीकरणों की संख्या बोलो कितनी है, एक ही इक्वेशन है x1 प्लस x2, और चर कितने हैं यहाँ पर, दो, x2, x1 और x2। अब जब दो चर है तो यहाँ से मैं x1 का मान निकालना चाहूं तो x1 का मान कितना आएगा, 2 माइनस x2। अब x2 स्विच है, अब x2 का क्या मान माना जाए कि तभी हमारे पास क्या आ सकता है, x1। और यदि x2 का मान आपने मान लिया कितना, जैसे x2 का मान लिया आपने 1, तब x1 का मान बोलो कितना आएगा, 1। यदि x2 का मान आपने मान लिया 2, तो x1 का मान कितना आएगा, 0। यदि x2 का मान लिया आपने 20, तो x1 का मान कितना आएगा, माइनस का 18। अब x2 की कितनी चॉइस है आपके पास, तो इस केस में x1 के भी कितने मान निकलेंगे, अनंत मान निकलेंगे। तो यदि समीकरणों की संख्या, इसकी संख्या, समीकरणों की संख्या चरों की संख्या से क्या हो जाती है, कम हो जाती है, तो उस केस में हमेशा कैसे हल निकलते हैं, अनंत हल निकलते हैं। जैसे कि समीकरण होते 2 और चर होते 3, तो एक चर एक्स्ट्रा है, एक वेरिएबल एक्स्ट्रा है, उस वेरिएबल को कुछ ना कुछ आपको क्या करना पड़ेगा, मानना पड़ेगा। अब x3 की वैल्यू 1 मान लेते हो तो x1 x2 का मान अलग निकलेगा, x3 की वैल्यू 2 मान लेते हो तो x1 x2 का मान अलग निकलेगा, x3 की वैल्यू 5 मान लेते हो तो x1 और x2 का मान अलग निकलेगा, x3 की वैल्यू 100 मान लेते हो तो x1 और x2 का मान अलग निकलेगा। अब चूंकि एक वेरिएबल ज्यादा है तो उसका कुछ ना कुछ तो होना चाहिए। हम समीकरण का हल तभी निकाल सकते हैं यदि चरों की संख्या समीकरणों की संख्या के बराबर हो। यदि चरों की संख्या समीकरणों की संख्या के बराबर हो तो ही हम उसका हल निकाल सकते हैं, लेकिन एक वेरिएबल ज्यादा है तो उसका कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा, वैल्यू दीजिए और वैल्यू देने के बाद उसे हल कीजिए, तो ही आप उसकी क्या निकाल सकते हो, अनंत हल निकाल सकते हैं। ठीक है भाई, तो इस केस के अंदर इसके कितने हल निकलते हैं, अनंत हल निकलते हैं। अब हमारा क्वेश्चन क्या था, क्वेश्चन क्या था, एवरी हाइपरप्लेन इज ए कॉन्वेक्स सेट, प्रत्येक अदिश समतल क्या होता है, एक अमुक समुच्चय। यानी कि इन समीकरणों के हल, जैसे कि ये निकाला अभी, अजी ये लीनियर इक्वेशन थी अभी वाली जस्ट, सेम आएंगे, सेम। कौन सी, हाँ तो 2 वेरिएबल्स के लिए हो गई, ले लिखो, लो ये हो गया x1 प्लस x2 बराबर कितना, 2, ठीक है। एक लिख देता 2x1 प्लस 2x2 बराबर 4, 1/2, 1/2, 2/4 यानी कि 1/2। अब बनेगा नहीं, मैंने कहा कि उसमें निकलेगा नहीं ना, इसका तो नो सॉल्यूशन आएगा। इसका क्या आएगा, 3 केस भी तो बताएं, एक केस ये भी तो बताया कि नीचे डिटरमिनेंट का मान 0 और ऊपर एडजॉइंट ऑफ बी इंटू नॉट इक्वल टू 0,
तो इस केस के अंदर नो सॉल्यूशन, इसके अंदर नो सॉल्यूशन है, समांतर आ गई। देखो अगर दो के अनुपात बराबर हो, जैसे कि अब आ जाए A1/A2 बराबर हो B1/B2 के, लेकिन ये अनुपात किसके बराबर ना हो, तो इस केस के अंदर नो सॉल्यूशन। ये वाली इसको देखो, हमेशा सबसे पहले माइंड में एक चीज फिक्स करो, किसी भी मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट तभी निकल सकता है जब वह स्क्वायर मैट्रिक्स हो। कैसी मैट्रिक्स हो, स्क्वायर मैट्रिक्स हो। और किसी भी मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट तब संभव हो सकता है जब वह स्क्वायर मैट्रिक्स हो। तो इस केस में किसी भी मैट्रिक्स का इनवर्स भी तभी संभव होगा जब वह कैसी मैट्रिक्स हो, स्क्वायर मैट्रिक्स हो। अगर स्क्वायर मैट्रिक्स नहीं है तो उसका इनवर्स पॉसिबल नहीं होगा। ठीक है भाई। तो यानी कि मैट्रिक्स की विधि के द्वारा अगर आप इक्वेशंस को सॉल्व कर रहे हो तो नंबर ऑफ वेरिएबल और नंबर ऑफ इक्वेशन सेम होनी चाहिए। इस डिटरमिनेंट वाली विधि के द्वारा अगर आप किसी इक्वेशन के निकाय को सॉल्व कर रहे हो, सिस्टम को सॉल्व कर रहे हो, तो उस केस में नंबर ऑफ वेरिएबल नंबर ऑफ इक्वेशन के क्या होनी चाहिए, इक्वल होनी चाहिए, पहली चीज। ठीक है, अगर वो इक्वल नहीं है तो हम डिटरमिनेंट वाले केस को अप्लाई करके इसे सॉल्व नहीं कर सकते। तो इसी कारण इसको भी सिखाया जाता है। इसे सिखाने के तदुपरांत इकेलोन विधि, रैंक निकालने वाली इकेलोन विधि, उससे क्वेश्चन थोड़ा हमारा जल्दी निकल जाता है, तो उस विधि को सिखाया जाता है मैट्रिक्स डिटरमिनेंट के अंदर। ठीक है, पूछना है इसमें कुछ? इकेलोन, ELECON। ठीक है, बड़े और कुछ पूछ रहा है, बोलो पूछना है, पूछ लेना, कोई ना, सब कुछ अभी आएगा। है? क्या नहीं आएगा? इस हाँ, अरे आवाज नहीं भाई। इसका अनुपात कितना है, 2:1। इसका कितना है, 2:1। इसका कितना है, 5:2। ये अनुपात बराबर नहीं है, यानी कि दोनों लाइन जो है वो समांतर चल रही है। यानी 2x1 + 2x2 = 5 ऐसे चलेगी, और x1 + x2 = 2 ऐसे चलेगी। ये दोनों कहीं भी काट नहीं सकती, पैरेलल चलेंगी, समांतर। जब दो लाइन लगातार समांतर चलेंगी तो वो कहीं भी काटेंगे नहीं, और काटेंगे नहीं तो नो सॉल्यूशन। अभी क्या है, इक्वेशंस के सॉल्यूशंस की हम चर्चा करेंगे, लेकिन कब, जब मैट्रिक्स वाला पोर्शन पढ़ाएंगे, डिटरमिनेंट वाला पोर्शन पढ़ाएंगे। इसी कारण तो हमें वो वाला पोर्शन स्टार्ट करना पड़ा, तो क्योंकि एलपीपी में भी नीड पड़ेगी और यहाँ पर भी नीड पड़ेगी। अब देखो, हमें तो जो छोटी सी बात थी, जैसे कि मान के चलो, हाँ जी, अभी हमारे पास ये इक्वेशन थी, एक ही इक्वेशन थी निकाय में। अब यानी कि निकाय में जैसे कि एस को लिखना होता मुझे, सॉरी, जैसे एस को लिखना होता, अबे आवाज नहीं, जैसे एस को लिखना होता, इसके लिए मुझे एस को लिखना होता, तो कितने वेरिएबल आएंगे, 2। कौन कौन से आएंगे, x1 x2। इस x1 x2 को हम क्या कह रहे थे, कैपिटल X। यानी इन समीकरणों की निकाय के सॉल्यूशन आपने निकाले, इसको क्या कह रहे थे आप, कैपिटल X। अब ये कौन से पॉइंट है, ये वो वाले पॉइंट है जो ax = b, या फिर अब केवल इनमें जो ax = b है, इसमें कितने समीकरण है, केवल एक ही है जो इसको संतुष्ट कर रहे हैं। किसको, x1 + x2 बराबर किसको संतुष्ट कर रहे हैं, 2। ठीक है, 2 को। अब इसमें बोलो पॉइंट कौन कौन से आ जाएंगे फिर। एक पॉइंट था हमारा 1 1, एक हमारे पास कौन था 0 1, नहीं 0 2, एक हमारे पास था -18। इस प्रकार इसमें कितने पॉइंट है। अब इनफाइनाइट पॉइंट का जो सेट है वो कैसा होगा, बोलो, अमुक होगा।
कॉन्वेक्स सेट होगा। इनफाइनाइट पॉइंट का जो सेट होगा वो कैसा होगा, अम्मुख होगा। और ये जो पॉइंटों का जो सेट बना रहा है इसे ही कहेंगे हम हाइपरप्लेन। लेकिन ये जो हाइपरप्लेन है अब कौन सी डायमेंशन में बना है, 2D। अगर नंबर ऑफ इक्वेशन कितनी होती है, 3, या वेरिएबल कितने होते हैं, 3, तो 3D में, मतलब 3 वेरिएबल यूज किए जाते हैं, r की पावर 3। अगर 4 होते तो r की पावर 4, n होते तो n डायमेंशन, तो डायमेंशन बोल दी जाती है r की पावर n या e की पावर n। ठीक है, तो हमें तो ये याद रखना था, एवरी हाइपरप्लेन इज ए कॉन्वेक्स सेट। प्रत्येक अदिश समतल क्या होता है, एक अम्मुख समुच्चय होता है। प्रत्येक अदिश समतल, अभी क्या आधारियल पढ़ाऊंगा ना उसमें सब कुछ आएगा, मैट्रिक्स डिटरमिनेंट वाला केस भी आएगा। तो प्रत्येक अदिश समतल क्या होता है, एक अम्मुख समुच्चय होता है। एवरी हाइपरप्लेन इज ए कॉन्वेक्स सेट। कौन, हाइपरप्लेन। ऑल फिजिबल सॉल्यूशन का सेट है वो भी क्या बनेगा, कॉन्वेक्स बनेगा। ठीक है भाई, हाँ जी। इसके बाद नेक्स्ट बढ़िए, बढ़ गए, ये हो गया ना, रिजल्ट देख लिया होगा, उसका प्रूफ हो गया होगा। हाँ जी, आप कितने पॉइंट है क्लास के अंदर, फाइनाइट है। इसने क्या कह दिया, कितने हैं, x1 x2 डॉट 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 xn फाइनाइट पॉइंट का सेट है। ठीक है, के समस्त क्या निकाले आपने, अम्मुख संचय, यानी कि कॉन्वेक्स कॉम्बिनेशन। क्या निकाल रहे हो, कॉन्वेक्स कॉम्बिनेशन। क्या निकाला आपने, कॉन्वेक्स कॉम्बिनेशन का जो सेट है वो हमेशा कैसा होता है, बोलो कैसा होता है, अम्मुख। लेकिन कॉन्वेक्स कॉम्बिनेशन होता क्या है, देखो ये सेट है, ये जो सेट है ना वो है हमारे पास किसका सेट है, अम्मुख संचयों का समुच्चय। किसका है बोलो, अम्मुख संचयों, यानी कि कॉन्वेक्स कॉम्बिनेशंस का सेट है। किसका समुच्चय बोलो, अम्मुख संचयों का क्या है बोलो, समुच्चय। कोई समझ, अम्मुख संचयों का समुच्चय। अब इस सेट में कौन से एलिमेंट आएंगे, x। ठीक है भाई, अब x कौन से आते हैं वो चीज देखो, इसकी कंडीशन पहचानो कि भाई वो x बनेंगे जिनमें लैम्बडा आई से गुणा किया जाएगा, किसमें, xi में, और उन सभी को जोड़ दिया जाएगा i बराबर 1 to n तक। लेकिन लैम्बडा आई कौन है, लैम्बडा आई, लेकिन शर्त यह है कि ऐसे लैम्बडा आई चाहिए कि इन सबका जो जोड़ है वो कितना आ जाए, और साथ ही लैम्बडा आई कैसे हो, पॉजिटिव हो। लैम्बडा आई पॉजिटिव हो और समस्त लैम्बडा आई का जो जोड़ है वो कितना बन जाए, 1 बन जाए। और अब लैम्बडा आई का गुणा एक्स आई से करके जोड़ने के बाद जो एक्स बनेगा वो किस में जाएगा, एस में जाएगा। अब जैसे कि मान के चलो, अब ये कितने वेरिएबल लिए हैं आपने, एन। अब एन ना लेकर आप तो कितने वेरिएबल ले सकते हो, 2 ले सकते हो। अब जैसे कि मैं एक सेट बनाता, एस को बनाना था, ठीक है, यदि मान लेते हो आप x1 और क्या बोलो x2, कैसे बिंदु हैं, 2 परिमित बिंदु हैं। 4 ना लेकर मैंने कितने लिए, 2 ही बिंदु लिए। अभी सेट बनाना है, कौन सा, एस। ठीक है, या सेट की शर्त एक्स बनाना है, लेकिन ऐसे लैम्बडा ढूंढो, कैसे लैम्बडा, ऐसे कि जिनका जोड़ कितना हो जाए और सभी कैसे हो, पॉजिटिव हो, 0 हो या 0 से बड़े। ऐसे लैम्बडा ढूंढो जिनका जोड़ कितना हो, 1 हो, और सभी कैसे हो, पॉजिटिव हो, 0 के बराबर हो या फिर 0 से बड़े हो। तो ढूंढो, ढूंढेंगे क्या कभी, तो देखो इसमें मैं गुणा कर दूं पहले में 1 का, पहले में किसका गुणा कर दूं, 1 का, तो दूसरे में किसका गुणा करना पड़ेगा, किसका करना पड़ेगा, क्योंकि इन दोनों का जोड़ कितना बनना चाहिए, तो ये कितना आ गया बोलो,
हो तो x1 आ गया। अब x1 किस में जाएगा फिर आपका s में जाएगा, ये किस में जाएगा बोलो s में जाएगा, किस में जाएगा बोलो s में। x1 आपका जाएगा किस में बोलो s में। अभी अगला बोलो लैम्बडा ढूंढो दो। अगर मैं इसको 0 ले लूं और इसको 1 ले लूं तो ये क्या आ गया x2, x2 भी किस में जाएगा s में। अब एग्जामिनर बहुत इंटेलिजेंट होता है, कह देगा कि अमुक संचय है, अमुक संचय है तो x1 x2 एलिमेंट है इसके, तो क्या x1 s में जाएगा, आपका उत्तर होगा हाँ। x2 s में जाएगा, उत्तर होगा हाँ। अब और दूसरी वैल्यू लो, हाँ जी 1/2 ले लूं और अगला भी कितना ले लूं, तो एक नया एलिमेंट बनाए। ये नया एलिमेंट सपोज कीजिए कौन सा बनाए x3। भाई जैसे कि आप सभी x1 x2 xn एलिमेंट होते तो सब में मुझे लैम्बडा का गुणा करना पड़ता और गुणा करने के बाद जोड़ देता, जोड़ने के बाद जो नया एलिमेंट बनता वो किस में जाता s में। लेकिन ऐसे लैम्बडान से गुणा ना करना पड़ेगा, कैसे कि ऐसे लैम्बडान से गुणा करना पड़ेगा और समस्त लैम्बडान का जो जोड़ है वो किसके बराबर आ जाए 1 के, और सभी लैम्बडा पॉजिटिव हो यानी 0 हो या 0 से बड़े हो। अब जैसे कि अब आप कितना ले सकते हो 1/3, फिर इसमें कितना लेना पड़ेगा बोलो 2/3। अभी बन गया हमारे पास कौन सा x4। अब देखो लैम्बडा का मान कितना है 1/3, दूसरे लैम्बडा का मान कितना है 2/3, इन दोनों का जोड़ करो कितना आता है 1। अब आप ले सकते हो जैसे कि 4/5 और 1/5, कितने बना सकते हो ऐसे, मतलब टॉन्ट 2 हैं और कॉम्बिनेशन कितने बन गए इनफाइनाइट बन गए। क्या बन गए इनफाइनाइट बन गए। यहां पर लैम्बडा 1 का मान बताना अजी, यहां लैम्बडा 1 का मान बोलो कितना है, लैम्बडा 1 बराबर है 1 और लैम्बडा 2 बराबर कितना है 0, और जोड़ दोनों कैसे हैं पॉजिटिव है, तथा यहां पर इन दोनों का जोड़ निकाल के देखना लैम्बडा 1 प्लस लैम्बडा 2 बराबर कितना आ गया 1। ठीक है, यहां पर लैम्बडा 1 और लैम्बडा 2 का मान और लैम्बडा 2 कितना हो गया बोलो 1 हो गया, और इन दोनों का जोड़ कितना आ गया बोलो 1 हो गया। कोई समस्या, यहां बोलो लैम्बडा 1 का मान आधा और दूसरे लैम्बडा 2 का मान भी 1/2। ठीक है, इनका जोड़ भी कितना आ गया बोलो 1। तो ऐसे कितने लीनियर कॉम्बिनेशन बनाए जा सकते हैं अनंत। ये तो 2 पॉइंट के बनाए, अगर 3 पॉइंट लेते तो जैसे 1/3 1/3 1/3 तीनों को जोड़ते तो 1 आ जाना चाहिए था। मतलब ऐसे लैम्बडा ढूंढो, कैसे लैम्बडा जो 0 हो या 0 से बड़े हो लेकिन उनका जोड़ कितना बन जाए 1 बन जाए, कितना बन जाए यही है यही है यही है, ये कॉन्वेक्स कॉम्बिनेशन यही करेगी कि कॉन्वेक्स कॉम्बिनेशन क्या होता है, कॉन्वेक्स कॉम्बिनेशन उन पॉइंटों का सेट होता है जिनको इनके कॉम्बिनेशन से बनाया गया हो, x1 x2 और xn। आप किसका कॉम्बिनेशन हो, आपके माँ बाप का, तो आप li होंगे कि ld होंगे, हंसने की क्या बात है इसमें, ये तो प्रकृति का नियम है, बदल सकता है क्या फिर। अमुक संचय की ये डेफिनेशन है, फिक्स है नहीं यही है अमुक संचय की डेफिनेशन है। अमुक संचय उन पॉइंट्स का सेट होता है जिन्हें परिमित बिंदुओं के लीनियर कॉम्बिनेशन एक घात संचय के रूप में लिखा जा सके, लेकिन जो लैम्बडा आई आपने यूज किए उनका जोड़ 1 होना चाहिए और लैम्बडा आई कैसे होनी चाहिए पॉजिटिव होनी चाहिए, और इनका समुच्चय जो होता है वो हमेशा कैसा होता है अमुक होता है, कॉन्वेक्स होता है। कैसा होता है कॉन्वेक्स। तो आप लिख सकते हो इसके अंदर, इस रिजल्ट को लिख लो, तो यहां से लिख सकते हो यदि x1 और x2 दो परिमित बिंदु हैं तो इसके अनंत, तो इसके अनंत अमुक संचय बन सकते हैं। कितने बन सकते हैं अनंत, तो इसके अनंत
अवमुक्त संचय बन सकते हैं, इनफाइनाइट लीनियर कॉम्बिनेशन हो सकते हैं। ये अवमुक्त संचय होता है, तो इसके अनंत तो इसके अनंत अवमुक्त संचय बन सकते हैं, क्या बनेंगे ही बनेंगे, है ना। तो इसके अनंत अवमुक्त संचय होंगे। प्रत्येक बार लैम्बडा चेंज करो, वो किसके हाथ में है, हमारे के आपके, आपके हाथ में। और ऐसे लैम्बडा लो जिनका जोड़ किसके बराबर हो, 1 के बराबर हो, और जो पॉइंट्स दे रखे हो उनसे मल्टीप्लाई कर दो, तो जो नया एलिमेंट बनेगा वो किस में जाएगा, एस में जाएगा। और जो एस उन पॉइंटों का जो सेट बनेगा वो क्या बन जाएगा फिर आपका, उन पॉइंटों का जो सेट बनेगा वो क्या बन जाएगा, अवमुक्त संचय या फिर कॉन्वेक्स कॉम्बिनेशन बन जाएगा। और कॉन्वेक्स कॉम्बिनेशन का जो सेट होता है वो भी हमेशा कैसा होता है, कॉन्वेक्स ही होता है। कैसा होता है, कॉन्वेक्स ही होता है। अवमुक्त संचयों का समुच्चय हमेशा कैसा होता है, अवमुख ही होता है। ठीक है, बढ़े आगे। क्या हुआ, टेस्ट की, टेस्ट आज देंगे कल, रेस्ट को क्या करेंगे, टेस्ट दे लो, टेस्ट एक ही देंगे, वो भारी पड़ जाता है, टेस्ट तो देने हैं, वो भारी पड़ जाएगा मामला। टेस्ट एक संडे को ले ले, पर संडे को अलजेब्रा पढ़ाऊंगा तो वेडनेसडे को ले लेते हैं, अलजेब्रा पढ़ा दूंगा जिन्होंने पढ़ रखा है। अलजेब्रा के जो कुछ क्वेश्चंस रह गए ना उनको करा दूंगा संडे को। हो गया ना। देखो अभी हम थोड़ा सा रेस्ट कर देते हैं, अब इसके बाद यही चलेगा अभी, है ना, इसी को ले लो। हुआ कहाँ है, 4 ही लाइन तो हुई है, कल तक तो वहां तक तो मैं पहले ही पढ़ा चुका था, 4 लाइन हुई है पढ़ा, अभी इसी को पढ़ाएंगे फिर मैट्रिक्स को पढ़ाएंगे।